नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका में जैसे ही 20 जनवरी है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की शपथ विधि हुई, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हो या फिर ट्रेड वॉर की। आज टैरिफ का डर पूरे विश्व को है, खास करके जब अमेरिका ने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ डालने जा रहे हैं तो विश्व भर में अभी एक चिंता का माहौल है। तो उसी को आज हम समझते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने राजकीय विशेषज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अमेरिका तो एक दिन उसके बाद दूसरा दिन तीसरा कुछ ना कुछ नया आ रहा है इसमें, चाहे हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, जेलेंस्की के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया वो बात हो, या फिर वो कहेंगे कि हम गाजा को डेवलप करना चाहते हैं। और उसी वजह से आज चीन से लेकर पूरा यूरोप है, नाटो का मामला है, तो सब तनाव में है और सब एक कोशिश में लगे कि हमें भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 40 दिनों में, लगभग 40-45 दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो कदम उठाए हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में एक ही पॉलिटिशियन रह गए हैं। सारी मीडिया में, हर जगह दुनिया भर में उन्हीं की चर्चा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि वो बेसिकली बिजनेसमैन है और उनका जो प्राइम टारगेट है वो है चाइना। तो चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका से चाइना को खतरा है और चाइना से अमेरिका को खतरा है, ये बात दोनों देश जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को डरा धमकाकर जैसे भी हो अपने पक्ष में किया जाए ताकि चाइना को आइसोलेट कर सके वो जी। वर्ल्ड ट्रेड में देखिए, दुनिया में इतने सारे देशों पर अभी उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात की है। कनाडा पे, मैक्सिको पे ट्रेड वॉर वगैरह शुरू हो गया है। उसके बावजूद कोई देश अभी तक WTO में नहीं गया है, सिर्फ चाइना गया है, क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि अमेरिका के इन सारे कदमों से सारे देश जो भी अमेरिका के पक्ष में है या विपक्ष में है वो धीरे धीरे अमेरिका के पक्ष में आते जाएंगे जी। और ये एक तरह से बार्गेनिंग चिप जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि आपको किसी के साथ कोई बार्गेन करना चाहते हैं तो उसमें दबाव डालते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में जो उनका वार्ता गर्मा गर्मी हुई, पूरी दुनिया में पिछले 8 दिन से 7 दिन से यही बात छाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद जेलेंस्की ने, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल यूएस कांग्रेस में बताया परसों, कि जेलेंस्की ने उनको माफीनामा भेजा है और ये कहा है कि वो अपने उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं, शांति वार्ता के लिए तैयार है। वो मिनरल्स का जो डील था उसको, एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है दबाव डाल के लोगों को अपने पक्ष में करने की, वो सफल होती दिख रही है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने यूरोप को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करने की तैयारी करें। अभी तक क्या था कि पिछले 100 साल में देख लीजिए, खासतौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में समाप्त हुआ, तो यूरोप के लोग और जापान के लोग ये निश्चित हो गए थे कि अमेरिका हमारी सुरक्षा करेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो सुरक्षा पर ध्यान दिया वो इतना ही था कि डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली है, जैसे रूस में, जर्मनी में, फ्रांस वगैरह में। तो उनका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग था, अब उनको अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष भारत आई थी, प्रधानमंत्री जी से मिली थी और वो एक बाइलेटरल यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी। तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन परसों की खबर है कि यूरोपियन यूनियन को मजबूर होना पड़ा है ये कहने के लिए कि हम $800 बिलियन अपनी डिफेंस में खर्च करेंगे, अगले 4 सालों में खर्च करेंगे। यानी हर देश से, 27 देश है उसमें, हर देश से कहा जा रहा है, आज ही उसकी मीटिंग है उनकी यूरोपियन यूनियन की, गुरुवार को ही, और ये सब देशों से कहा जा रहा है कि 1.5% ऑफ योर GDP शुड बी स्पेंड ऑन डिफेंस। ये एक बड़ी बात है। 27 देशों में कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, अलग बात है।
बड़े बड़े देश है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड, ये मान जाए, लेकिन जो छोटे देश है वो इसका विरोध कर रहे हैं। पोलैंड जैसे देश है। तो एक तो यूरोप के सामने जो खतरा है वो रूस से खतरा है, ऐसा नहीं है। रूस के साथ तो जितनी उनकी लड़ाइयाँ होनी थी वो हो चुकी है पहले, अब नहीं है। अब उनके सामने खतरा ये है कि हम अगर डिफेंस पे इतना खर्च करेंगे तो हमारे लोगों का जीवन स्तर, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये हुआ है, कुछ दिनों बाद हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि जापान भी अपने देश का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। चाइना ने बढ़ा ही दिया है। अच्छा, जापान की अगर बात करें, अभी तक क्या है, अमेरिका का सपोर्ट है डिफेंस में कि बिल्कुल 1945 के बाद में जो परमाणु बम गिरा हम सब जानते हैं, उसके बाद में जापान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका ने अपने हाथ में ले ली थी। तो अमेरिका ही बिल्कुल, जैसे अभी ताइवान की सुरक्षा है, हालांकि ताइवान का अपना खुद का भी एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है। तो ताइवान की बात छोड़ रहे, लेकिन जापान की जो बात कर रहे हैं, जापान को भी अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था पे खर्च करना पड़ेगा। यानी अभी तक ये था कि अमेरिका ही इन सबका खर्च उठा रहा था एक तरह से। अब अमेरिका ने कह दिया है कि आप अपना खर्च खुद उठाओ भैया, बहुत बड़े हो गए हो आप लोग। वो बाप की भूमिका में था। हाँ, एक तरह से। लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये अमेरिका का रोल धीरे धीरे इन देशों में कम हो रहा है, लेकिन दबाव बना रहेगा। दबाव ही बना रहे हैं, जिसके कारण ये देश ये करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, टैरिफ के जरिए, दूसरी नाटो के जरिए। अच्छा सर, ये जो वॉर है इसे जियो पॉलिटिकल ज्यादा कहेंगे या फिर वो ट्रेड वॉर ज्यादा कहेंगे? ये ट्रेड वॉर ही ज्यादा है। ट्रेड वॉर, हाँ। जियो पॉलिटिकल देखिए, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक के जितने भाषण सुने पिछले एक साल में, या खासतौर से पिछले 40 दिन में, उन्होंने कहा है कि युद्ध हमें नहीं चाहिए, वो युद्ध के खिलाफ है। तो अगर वो जो व्यक्ति, जो व्यापारी है, व्यापारी हमेशा युद्ध के खिलाफ होता है, क्योंकि युद्ध से उसके व्यापार को नुकसान होता है। तो वो कह रहे हैं बार बार कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं ट्रेड वॉर के जरिए कि जितने देश हैं वो अमेरिका के साथ आ जाए, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चाइना है। बिल्कुल, ट्रेड में तो ये स्थिति वो ला रहे हैं। तो चाइना को भी वो मजबूर कर सकते हैं। अगर ये, अब जैसे उदाहरण के लिए, अगर यूक्रेन से समझौता हो जाता है या रूस के साथ हो जाता है, तो चाइना अकेला पड़ जाएगा दुनिया भर में। तो चाइना को मजबूर करेंगे वो एक तरह से। कहते हैं कि हम जैसे अपने हमारे देश में मुगल साम्राज्य में जजिया लगाते थे। तो जजिया धार्मिक से ज्यादा वो एक तरह से पनिशमेंट वाला मामला था। हिंदुओं पे लगाते थे वो। हाँ, तो एक उससे रेवेन्यू कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हिंदुओं दबाव डालने के लिए। तो इस तरह का ये टैक्स वॉर, टैरिफ वॉर जो एक तरह से जजिया लगा रहे हो। अच्छा, जो परस्पर टैरिफ की बात कर रहे हैं, खास करके भारत के लिए कहा गया कि ऑटो में हम मतलब काफी ज्यादा चार्ज लगाते हैं, तो उसी को अभी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल शुरू हो जाएगा। हाँ, भारत के ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? मैं आपको बताऊं कि उनका जो इमीडिएट कंसर्न है, आप देखिए पिछले 4-5 साल से एलन मस्क भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनको ज़्यादा छूट दी नहीं है, क्योंकि अगर उनको छूट देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो वही छूट उनको मारुति, महिंद्रा, देश के दूसरे जो सबको देनी पड़ेगी। तो एलन मस्क चाहते हैं कि हमको इतनी छूट दी जाए कि हम यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकें। भारत सरकार ने ये कहा उनको, अभी तक जो कहा था कि आप पहले अपनी गाड़ियाँ यहाँ बेचिए, आपका मार्केट होगा तो हम आपको छूट देंगे, कब देखेंगे। लेकिन एलन मस्क चाहते थे कि हमको डे 1 से ये छूट दी जाए। अब अभी तक तो बात मानी नहीं। अब क्या है, वही एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे निकट सहयोगी है। तो मुझे लगता है जो ऑटो सेक्टर का जो उन्होंने खास तौर से यूज किया, अपने भाषण में कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने परसों यूएस कांग्रेस में भारत के बारे में, वो इस तरफ इशारा है। ऑटो सेक्टर का मतलब ही एलन मस्क है। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने भारत को ये कहा है, प्रेशर बना रहे हैं, वही प्रेशर बना रहे हैं। अभी आप देखिए कि ट्रंप के कई ऐसे अनाउंसमेंट हैं जिनमें, जैसे अब नए वीजा की बात कर रहे थे, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो गोल्ड वीजा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि मैं जो ये कदम उठाऊंगा इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी इतने साल बिजनेस में गुजारे हैं, वो बेसिकली बिजनेसमैन ही है वो, तो उनको भी ये बात मालूम है। अच्छा, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो केवल बिजनेसमैन है, ठीक है। तो
तो उनको ये मालूम है कि अमेरिका में बिजनेसमैन को खुश करने के लिए मुझे क्या करना है। वही काम वो एलन मस्क को खुश करने के लिए कर रहे हैं। एलन मस्क ने उनको बहुत डोनेशन दिया है पिछले साल इलेक्शन में, फंडिंग भी किया है। तो ये सारी जो टैक्टिक्स भारत के साथ भी यही होगा। वो कहेंगे कि तुम 10%, 5% पे समझौता हो जाएगा तो धीरे धीरे ये चीजें भारत के साथ भी होगी, कनाडा के साथ भी होगी, मैक्सिको के साथ भी होगी, क्योंकि इतने सारे देशों को दुश्मन बना के कोई भी देश चल नहीं सकता। तो वही प्रश्न पूछने जा रहा था कि चीन है आज ज्यादा, अगर हम पूरे विश्व में देखें, चीन है सबसे चीपेस्ट लेबर भी है और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी है। मैक्सिको भी बताया कि हम भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो भी 25% लगाएगा अमेरिका पे। अमेरिका की करीब जो मंथली एक्सपेंडिचर है, तो प्रजा पे जो ग्रोसरी या जो भी चीज खरीदते हैं, वो का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या उसका कोई उल्टा रिएक्शन गवर्नमेंट पे नहीं है? बिल्कुल यही। अब क्या, अभी आज की ही खबर है कि कनाडा से जो अमेरिका में कुकिंग गैस, मतलब जो गैस आती है, वो महंगी हो रही है। अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से अगर कनाडा रेसिप्रोकल टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो वही चीज अमेरिका के लोगों को भी हर्ट करेगी, उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका में प्राइस राइज बढ़ेगी, अंडों के दाम बढ़ जाएंगे, जैसे मीट के दाम बढ़ जाएंगे। चाइना ने रोक लगा दी है, उन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया है। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी खाने की चीजें जो पैक्ड फूड अमेरिका जाता है चाइना से, वो सब महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उनको समझ में, उन्होंने, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीनों में वो इतना प्रेशर बना देना चाहते हैं सभी देशों पर कि वो उनकी बात मानने लग जाए एक के बाद एक। वो जेलेंस्की सबसे बड़ा उदाहरण है। एक 8 दिन भी नहीं हुए अभी, और उन्होंने माफी मांग ली। एक तरह माफी मांगी, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एपोलोजाइज, हमें लेटर लिखा है उन्होंने। तो शुरुआत ये यूक्रेन से हुई है, और बाकी देशों में भी इस तरह की गतिविधियां होंगी, दबाव का। दूसरी बात है कि अभी 40 दिन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को आए, लेकिन दुनिया के सारे देशों में जो अमेरिकन एम्बेसडर बदले जाने थे, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे भारत में है, दूसरे देशों में है, बहुत सारे देशों में। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप को अपने लोग वहां बिठाने हैं उन देशों में। अच्छा। वो काम बाकी है। उन्होंने अपने देश में तो बहुत सारे लोग निकाल दिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के और दूसरे जो निकाल रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लोग उन्होंने अलग एडमिनिस्ट्रेशन जगह जगह बिठा दिए। लेकिन विदेशों में जो एम्बेसडर उनके भेजने हैं, जो ये काम करने वाले हैं, वो अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि एम्बेसडर भेजने के पहले वो इन देशों पर प्रेशर बढ़ा देना चाहते हैं। उसके बाद से ये नेगोशिएशन वगैरह, वार्तालाप शुरू होगा। अच्छा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो तो अभी गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया। ग्रीनलैंड के बारे में भी वही कुछ चर्चा चल रही है कि ट्रम्प तो मतलब हम तो लेके ही रहेंगे। हाँ। इसे क्या माना जाए? ग्रीनलैंड में शायद इसी वीक में चुनाव है, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब ये हो गया है, डेनमार्क भी कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को नहीं देंगे। मतलब ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनोमस एरिया है, आइलैंड है, और वो आर्कटिक ओशन का एक हिस्सा है, आर्कटिक एरिया का। तो वहाँ पर देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन केवल 50,000 है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसका बहुत है। हाँ, अमेरिका का वहाँ पर ऑलरेडी नेवल बेस है, आर्मी का बेस है। हाँ, तो ग्रीनलैंड का मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले ग्रीनलैंड के ही बारे में कहा है कि हम इसे लेकर रहेंगे। बाकी अच्छा सर, इसे कह सकते हैं, मतलब ये तो दोबारा एक बार वो साम्राज्यवाद वाली नीति की ज्यादा से ज्यादा हम कैप्चर करना चाहते हैं। ये इसको आप नियो कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस युग में ये सब इतना संभव नहीं है। ये ज़्यादातर दबाव डालने की वो है कि वो अमेरिका अपने कुछ और सैनिक अड्डे वहाँ पर बना लेगा, बिठा देगा, अपनी और नेवल प्रेजेंस वहाँ पर बना देगा। इसके साथ में ग्रीनलैंड का मामला खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ग्रीनलैंड क्योंकि समस्या क्या है कि आप किसी देश पर आक्रमण करके उसको कब्जा तो कर सकते हो, लेकिन वो कब्जा कितने दिनों तक रहेगा और कितना महंगा पड़ेगा, इस युग में ये समस्या, क्योंकि हथियार सबके पास एक जैसे होते हैं। पहले हम जानते हैं, जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अमेरिका ने कितना अपना सैन्य भेजा और फिर हार के वापस जाना पड़ा। वो स्थिति बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात यह है कि मैक्सिको अभी कह रहा है कि
अगर ट्रम्प इसे इम्पोज करता है तो हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी है। अब वो मेक्सिको और अमेरिका की कोई तुलना नहीं है, मतलब पड़ोसी जरूर है, जैसे भारत और पाकिस्तान है पड़ोसी, लेकिन कोई तुलना नहीं अच्छा, है। लेकिन हाँ, भारत पाकिस्तान की अगर बात करें तो मतलब एक दुश्मन देश के तौर पे देखते हैं एक दूसरे को, वही स्थिति वहाँ पे है कि नहीं? इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वो बात सही है। और ड्रग का व्यापार भी सबसे ज्यादा मेक्सिको से अमेरिका में होता है, वो एक बड़ा इशू है, कोई शक नहीं इसमें। और मेक्सिको झुका भी है, उसने कुछ 28-30 ड्रग लॉर्ड्स जो है जेलों में बंद थे, उनको अमेरिका को भेज दिया है। तो वो भी कोशिश कर रहा है, जैसे जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए झगड़ा करके आप इस युग में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते, आपको समझौते पे आना ही पड़ता है। और ये बात जेलेंस्की को अब समझ में आई 2 साल बाद। जब तक सपोर्ट मिलता था तब तक ठीक था, शेयर बने हुए थे। अब क्या है, अब सपोर्ट, और अभी तो अमेरिका ने केवल मतलब टेक्नोलॉजी सपोर्ट विड्रॉ करने की बात की थी, डिफेंस सपोर्ट, अभी कुछ दूसरे सपोर्ट विड्रॉ करने की बात की ही नहीं थी। उनको समझ में आ गया कि अगर इन्होंने ये किया तो युद्ध 2 दिन में नहीं चलेगा, दूसरे के खंभे पे बंदूक रखेंगे, और अब पता चला कि तो बहुत बड़ी गलती, बहुत संभव नहीं है। और जेलेंस्की ने अपने ही मतलब जिद के कारण अपने देश का बहुत नुकसान कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक चल पाएगा। एक सवाल ये भी है कि चीन जो अपना करीब 7% से भी ज्यादा डिफेंस बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने जा रहा है, और वो जो खर्च करता है भारत के डिफेंस एक्सपेंडिचर से करीब 3 गुना ज्यादा है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अभी तक क्या था कि जब तक अमेरिका और चीन में दोस्ताना संबंध थे, दोस्ताना मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, यानी दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी। चीन को अपना मार्केट चाहिए था और अमेरिका ने अपनी सारा मैन्युफैक्चरिंग चेन में ट्रांसफर कर दिया था, तो दे बिकेम इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अब स्थिति ये है कि खासतौर से आप देखिए कोविड-19 के बाद में 2020 में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सार्स जो वायरस था कोविड का, उसको चाइनीज वायरस कहा था जी। और उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी काफी झगड़े हुए, और अभी तो वर्ल्ड WHO से अमेरिका निकल भी गया है। वो एक अलग इशू है, रिलेटेड इशू है वो। तो इस तरह से वो चाइना पर दबाव डाल रहे हैं इनडायरेक्टली। रूस को अपने पक्ष में करने का क्या मतलब है, यूक्रेन को अपने पक्ष में करने का क्या मतलब है? तो रूस पर यूक्रेन से समझौता होने के बाद में अगला जो दबाव बनेगा वो रूस पर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रूस से जो चाइना को जो ये ऑयल गैस जाता है वो बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। कुछ प्रकार के सैंक्शन डाले जाए। सैंक्शंस नहीं, वो कुछ करेगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है ना, उनको हाँ कुछ न कुछ वो करेंगे। मुझे लगता है कि वो रूस को चीन से अलग करने की कोशिश। देखिए, चाइना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की तरह चाइना के पास भी एनर्जी सोर्सेस नहीं है या बहुत कम है, तो वी आर डिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत इंपोर्ट करता है, वैसे ही 80% 90% चाइना भी इंपोर्ट करता है। तो अगर चीन को अल्टीमेटली दबाव डालना है तो उसके 2 ही तरीके हैं, रूस को अपने पक्ष में लाया जाए और मिडिल ईस्ट को अपने पक्ष में लाया जाए। अच्छा सर, आपने मिडिल ईस्ट की बात की जी। गाजा के लिए कुछ बयान आ रहे हैं, कब वो हकीकत हो पाएगा? हाँ, उनको एक बात समझ में आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप को, बहुत से देशों को समझ में आती है ये बात कि पैलेस्टीनियन से अरब देश भी खुश नहीं है। अच्छा। समस्या वहां पर, वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, वो भी सुन्नी मुस्लिम है, ये भी सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन पैलेस्टीनियंस के मतलब यासिर अराफात के ज़माने से ही ये लोग मजबूरी में पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करते आए हैं कि भाई वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ही सन 2020 की बात है शायद, उन्होंने इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच समझौता करवाया था। बिल्कुल ठीक है, उसको अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। 2021 की बात है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछले टर्म में थे, उसके आखिरी दिनों में, तो वो समझौता
सऊदी अरब ने तोड़ा नहीं है हम्म, इस युद्ध के बावजूद। अच्छा, और सऊदी अरब भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हम्म, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन के शाह तो अभी गए थे, हम्म। व्हाइट गए थे और फिर व्हाइट वापस हाउस आए में तो मिल बोले के आए। हमें ये मंजूर नहीं है। वो बोलना पड़ता है पब्लिक में, लेकिन आप मतलब प्रेशर पड़ता है, हम्म, अमेरिका का प्रेशर पड़ता है, तो इनको ये बातें माननी पड़ती है। मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने हमास को एक नया धमकी दी है कल, कि ये मामला खत्म करो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, वो इस टाइप का है ना। तो मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने का केवल एक ही रास्ता है कि गाजा को डीमिलिटराइज कर दिया जाए। लोग वहां पर रह हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आर्म्स वगैरह एम्यूनिशन की उनको इजाजत नहीं होगी, हथियार उनको नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, अभी हमास के अलावा और किसी के पास वहां पे हथियार है क्या? अब वो मुझे लगता है हमास के पास भी बहुत कम बचे हैं। सारा जो हथियार था उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में खत्म कर दिया है। उसे मान लें कि टेररिस्ट ग्रुप है, और हाँ। कोई है जहाँ से लीगल हथियार वहां पे गाजा में जाते थे? अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान की स्थिति भी खराब हो गई है। ईरान का जो हथियार है वो हिजबुल्लाह के मार्फत हमास को मिलता था, तो हिजबुल्लाह खत्म हो गया है। अब तो लेबनान में शांति हो रही, मतलब काफी शांति है पहले से, तो इसके कारण हमास की भी कमर टूट गई है। और गाजा की जो हालत है हम तो जानते ही हैं, गाजा को फिर से अमेरिका की मदद से ही फिर से वो खड़ा कर सकते हैं। ये सब यूक्रेन का है, यूक्रेन बगैर अमेरिका की मदद के खड़ा नहीं हो सकता। एक एस्टिमेट आया था अभी कुछ दिनों पहले कि 1000 बिलियन डॉलर्स लगेंगे यूक्रेन को फिर से 3 साल पुराना यूक्रेन बनाने में। वो भी मिट्टी का ढेर बन गया है, जैसे गाजा मिट्टी का ढेर बन गया है। तो इन देशों के, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग है। यूक्रेन पक्ष में है, हमास अभी भी पक्ष में नहीं है अमेरिका की, तो उस पर इस तरह से दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने चर्चा की, बहुत साफ साफ बात है कि अमेरिका चाहे वो टैरिफ के जरिए मतलब ट्रेड वॉर की बात करें या फिर जियो पॉलिटिकल स्थिति की हम बात करें, कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे विश्व में एक दबाव की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप बनाए रखना चाहता है। और हो सकता है कि शायद ये उनका आखिरी टर्म है, तो इसी के लिए जो चाहे वो करेंगे। शायद वही बात आज हमें सामने दिख रही है। भले ही वो मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को दोस्त माने, या फिर विश्व के ऐसे कई नेता हैं जिन्हें वो दोस्त माने, और उसने साफ साफ कर दिया है कि जब टैरिफ की बात आएगी तो वी विल डू रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अभी देखना है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मामले में जो जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसके साथ आप हमारे साथ बनाए रखें, और हाँ, देश विदेश की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रियल वॉइस ऑफ इंडिया हमारी जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। आप हमारा वेब पोर्टल है, वहाँ पे भी इंग्लिश न्यूज़ पढ़ पाएंगे।